कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के साथ हाथ मिलाया। जयशंकर ने ताल्लुकात में कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, धमकियां थीं, जंग के बादल थे। ये जो हाथ मिला इससे कम से कम सरकार की पॉलिसी कुछ भी रिफ्लेक्ट करती हो, कुछ ना कुछ दोनों तरफ के अवाम के दिलों के अंदर कम से कम कोई उम्मीद तो जागी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो लेटर जो खालिद रहमान खालिदा ज़िया के बेटे के हवाले किया वो भी बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरीके से तारिक रहमान का जो है वहाँ पे इस्तकबाल हुआ ढाका आने के ऊपर, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पत्ता फेंका है कि दिल्ली में जो है मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनकी जो फहरिस्त जो है वो एक्सचेंज की है। जैसे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हॉटलाइन है इंडिया पाकिस्तान की, ये भी एक बड़ा मस्बत कदम है। नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद और आपको नया साल मुबारक। नया साल शुरू हो और अच्छी खबर हो तो किसका दिल जो है वो उसको सेलिब्रेट करने को नहीं चाहेगा। और ख़बर भी वो कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन से मुतल्लिक है। और आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के साथ हाथ मिलाया इंडियन एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर जयशंकर ने ढाका में। और ये मिले पार्लियामेंट की विजिटर्स गैलरी में जब वो इंतज़ार कर रहे थे खालिदा ज़िया जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह थी के नमाज जनाजा के ऊपर। यकीनन ये एक खुशाइन बात है। और ये पस मंज़र आपको पता है कि कशीदगी मई से पहले से थी। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सर्द मोहरी चल रही थी। क्रिकेट जो है वो बड़े टेंस माहौल में होती थी और ताल्लुकात में कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। धमकियां थीं, जंग के बादल थे, पानी रोकने की धमकियां थीं, सैलाब थे, सैलाबों में सैलाब की तबाहकारियां थी। क्या कुछ नहीं गुजरा दोनों अतराफ। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ही ऐसे हैं कि जब थोड़ा सा भी प्रेशर हो तो ये मोम की तरह पिघल भी जाते हैं। लेकिन ये मोम किसी एक ऐसे सांचे में, दोस्ती के सांचे में नहीं ढल सकी आज तक। और इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, सियासी वजूहात होंगी, तस्वीराती वजूहात होंगी और नज़रियाती वजूहात होंगी। आज हम तो उस बैकग्राउंड में जाएंगे नहीं, तारीख़ में नहीं जाएंगे। हमारे लिए इतनी काफ़ी है कि ये जो हाथ मिला इससे कम से कम सरकार की पॉलिसी कुछ भी रिफ्लेक्ट करती हो, कुछ ना कुछ दोनों तरफ के अवाम के दिलों के अंदर कम से कम कोई उम्मीद तो जागी होगी। और कुछ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर कहीं पे नफ़रत थी उसका लेवल तो जो है वो डाउन हुआ होगा। ये बड़ी ख़बर थी। और इसकी इम्प्लिकेशन क्या होंगी। और बांग्लादेश तो ज़ाहिर है कि उसका तो एक हमेशा से किरदार रहा है। ये जो सार्क बना था साउथ एशिया की, उसमें भी बांग्लादेश ने बनाया था। और कई मौक़ों के ऊपर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने बड़ी तामीरी किरदार अदा किया सार्क के फोरम्स के ऊपर। श्रीलंका ने भी, बंदरानाइके ने भी। और एक मौके के ऊपर जो है नेपाल के शाह ने भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती की, मसालिहत की, गर्मी से दोनों को पिघलाने की। और जब मोम पिघल जाती है लेकिन ये जमती नहीं जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो देखिए कि इस मर्तबा क्या इससे निकलता है। लेकिन ये दोनों पहुँचे ये थे ढाका और जयशंकर की वहाँ पे मौजूदगी। और जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो लेटर जो खालिद रहमान खालिदा ज़िया के बेटे के हवाले किया वो भी बड़ा दिलचस्प है। जिसमें उन्होंने अपनी एक मुलाकात का ज़िक्र किया, आखिरी मुलाकात का ढाका में, कि कितनी गर्मजोशी से हुई। मोदी साहब ने ज़िक्र किया और ताल्लुकात का हवाला दिया। और ये एक पूरी एक सफारती कोशिश है कि हसीना वाजिद का शायद अभी दौर आने वाला नहीं है। कम से कम 2-3 इलेक्शन में तो शायद उनकी पार्टी सर भी ना उठा सके। और जिस तरीके से तारिक रहमान का जो है वहाँ पे इस्तकबाल हुआ ढाका आने के ऊपर, लोग उसकी मुमासलत पैदा कर रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो का
इस्तकबाल हुआ था 1998 में लाहौर में, उसके साथ उससे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज पहुंचा है दिल्ली में ढाका की तरफ से। और जैसे खालदा ज़िया की जो है रहलत हुई तो जयशंकर दौड़े दौड़े आए और उनके जनाजे में वो कोशिश की, ये जो स्पेस जो पाकिस्तान उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसको पूरी स्पेस ना लेने दें और एक नई सफारतकारी के साथ वो सामने आए। इस सफारतकारी में ज़ाहिर है कि बांग्लादेश का जो के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो इसलिए जयशंकर का वहाँ पे उनके साथ हाथ मिलाना ये इंडिकेटर था कि हम कम से कम बांग्लादेश की कि हम भी उतने ही खैर खा हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी उतने खैर खा हैं और हम दोस्ती चाहते हैं। ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा सफारती इशारा था। अब देखिए कि आने वाले दिनों में अभी इलेक्शन भी होंगे इस साल बांग्लादेश में, और वहाँ पे जो मैदान सजेगा पाकिस्तान और इंडिया बहरहाल वहाँ पे मौजूद होंगे ऑब्ज़र्वर के तौर पे भी, वहाँ के पब्लिक ओपिनियन के अंदर भी, सियासी तकरीरों में भी, जो कैंपेन्स होंगी उसमें भी दोनों ही होंगे और ये डिटरमिन करेंगे कि बांग्लादेश की आने वाली जो हुकूमत है उसका रुख कहाँ होगा, इस्लामाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ, या बीजिंग की तरफ, या वाशिंगटन डीसी की तरफ, और दोनों में से किसकी तरफ होगा। दो अगर ग्रुप बने तो बीजिंग पाकिस्तान की तरफ होगा, और ये वो ख़तरा है जिसकी तरफ इंडिया बार बार जो है वो इशारा करते हैं इंडियन मुबसर। और इसीलिए वो एक ऐसा कोई ब्लॉक अपने बॉर्डर्स पे इंडिया नहीं बनने देना चाहेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो है इंडिया को उसी तरह से घेरें जैसे इंडिया अमेरिका और क्वाड के मुल्कों के साथ मिलकर चाइना को घेरना चाह रहा है। तो चले, ये तो इलाकाई सियासत की चालें हैं जो चली जाती रहेंगी, लेकिन ढाका उसका एक बार फिर मरकज़ है। बात लेके आते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में एक और भी हंगामा जो है बरपा है। इसका ताल्लुक भी बीजिंग से है, जहाँ पे चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि दिल्ली में जो है मोदी सरकार की जो है वो को लेने के देने पड़ गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमने भी जो है वो किरदार सालिसी का किरदार अदा किया था इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई। तो वो एक ख़िताब कर रहे थे वांग यी बीजिंग में बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और चाइना का जो रद्द-ए-अमल रहा है, और उन्होंने कहा कि ये हमने शुमाली म्यांमार में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में, इंडिया पाकिस्तान कशीदगी, फ़लस्तीन इसराइली तनाज़ा, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो तनाज़ात थे उसमें सालिसी का किरदार अदा किया। चलें, बाकी ममालिक के लिए तो हम और हवाले से बात करेंगे, वहाँ पे भी ये बहस थाईलैंड, कंबोडिया में भी है, चाइना था या अमेरिका था, और ये बहस जो है मिडल ईस्ट के अंदर भी है कि ये अमेरिका है या चाइना है। ये सारी हर जगह के ऊपर बात होगी। बहरहाल चाइना की सफारतकारी अपनी जगह के ऊपर है, और इंडिया ने उसको, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि ये ज़राए के हवाले से चाइना ने कोई किरदार अदा नहीं किया। चाइना की सफारतकारी को भी समझने की ज़रूरत है। वो मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर है कि उस जंग में थे मई के, और चाइना का जहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल हो रहे थे, पाकिस्तान ने बाद में ये कहता रहा कि बेशक चाइनीज़ वेपन थे लेकिन जो उसको इस्तेमाल करने वाले तो हम थे। लेकिन चाइना की भी सफारतकारी पाकिस्तान की हद तक तो बहुत मौसर थी कि जंग को फैलने ना दिया जाए। ये चाइना का मशवरा 70s के अंदर भी था, और ये कारगिल के ऊपर भी था, और यही मशवरा यहाँ पे हुआ होगा। और शायद उन्होंने कुछ सिग्नल जो है दिए हों दिल्ली को भी, लेकिन ये उस तरीके की फॉर्मल किस्म की सफारतकारी शायद ना हो जिस तरीके की जो है सऊदी अरब, कतर ने की। तुर्की तो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के साथ था और इंडिया उससे शदीद नाराज़ भी है। या उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है, माइकल रूबियो ने आके जो मुदाखलत की और दोनों अतराफ़ राब्ते किए, ये उसको बिल्कुल और तरह की प्रैक्टिकल किस्म की सफारतकारी है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट उस जगह पे पहुंच गया कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए और अमेरिका
ने उसको बिल्कुल आके उसको रोका। उसमें यकीनन सऊदी सफारतकारी का भी किरदार होगा, उसमें कुछ और ममालिक का भी होगा, लेकिन चाइना की भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होंगी। तो खबर तो बहरहाल हमारे लिए वही है कि अमन के जो है वो शादियाने बजें और अमन फैले। और एक और भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, वो हुई है पॉजिटिव क्या, वो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर साल 1 जनवरी को एक बड़ा एक मस्बत कदम होता है, और जिसकी वजह से ट्रंप ने इस खत्े के अंदर जो है मुदाखलत की और इंडिया और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने में रोल अदा किया, वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जिसका हमने जिक्र किया। और ये जो एक्टिविटी होती है हर साल, जो कल भी हुई, वो था कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनकी जो फ़हरिस्त जो है वो एक्सचेंज की है। ये हर साल 1 जनवरी को होता है, और ये मुआहदा हुआ था 1988 के अंदर। और फिर ये इसकी पहली जो एक्सचेंज हुआ था वो 1992 के अंदर हुआ था, और अभी तक ये रुका नहीं है। जैसे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हॉटलाइन है इंडिया पाकिस्तान की, ये भी एक बड़ा मस्बत कदम है। अगर ये दोनों मुल्क चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ये किया। और इस तरह के और भी बहुत सारे, जंगबंदी का मुआहिदा क्यों नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। और हमारी क़यादत को भी, उधर की क़यादत को भी, उधर के भी जो शोला नवा मुकर्रर सहाफ़ी मुबस्सर हैं, उनको भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ तो ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस तरह के जो आग लगाने वाले मुबस्सर है तो सही, लेकिन उनकी तादाद इंडिया से काफ़ी कम है। तो ये साल का पहला दिन था, और दिल्ली के अंदर ये बात शुरू हो गई। और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि एक तो जब इंडिया में कुछ हो तो यहाँ पे खुशी का सा समा हो जाता है। यहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस में, सफारती हलकों में, यहाँ के पॉलिसी साज हलकों में, स्टेट से एफिलिएटेड जो थिंक टैंक्स हैं, मीडिया है, उनके हलकों के अंदर। लेकिन ख़बर मेरे लिए तो वही है कि ये जो हैंडशेक हुआ है, ये जो हाथ मिलाया गया, ये बेशक ये दीवाने का ख्वाब ही सही, बढ़े बात आगे बढ़े, और ये एक नवीज़ साबित हो कि दोनों ममालिक जो है फिर आएंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पे आएंगे, और इस मर्तबा जो मोम पिघलेगी उसको अमन के सांचे में ढालेंगे। और अ, इसको लॉन्ग टर्म जो है एक पीस प्रोसेस के अंदर इसको लेके जाएंगे, अमन की तरफ लेके जाएंगे। यही हमारी 2026 की रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान में अमन हो, इंडिया में अमन हो, अफ़गानिस्तान में अमन हो, ईरान में हो, चाइना में हो, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, मालदीव में, और पूरी दुनिया में अमन हो, और अमन से हम रहें। और इसी में हमारी बकाया आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।